नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा पॉलिटिकल मेरा मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज जैसा मैंने पिछले कुछ वीडियो में कहा था कि मेरी जो सुई है वो महाराष्ट्र पे अटकी रहती है, तो आज फिर मैं महाराष्ट्र पे ही बात करूंगा। आपने को याद होगा, मैंने पिछले दो अपने वीडियो में बात की थी। एक तो शरद पवार के जन्मदिन की बात की थी और तब मैंने कहा था कि शायद ये एक बीजेपी का तरफ से इनिशिएटिव है या फिर कोई दूसरा लोटस कमल लोटस एक्शन कुछ है कि ऑपरेशन लोटस है कि बीजेपी अपनी दम पर लोकसभा में 275 का आंकड़ा पार करना चाहती है। तो शरद पवार की जो जन्मदिन की पार्टी थी उसमें अजीत पवार गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको शुभकामना संदेश दिए थे, और सबसे पहले जाने वाले लोगों में गृह मंत्री अमित शाह थे। तो वो एक इंडिकेशन था कि कहीं ना कहीं कुछ जो है खिचड़ी तो पकी रही है। और फिर दूसरा जो मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया था, जो कि मेरे तौर सरकार के वीडियो के पर आधारित था, उसमें ये था कि दोनों बाप बेटे यानी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से नागपुर में उनके ऑफिस में जाके मिले थे और उन्हें पुष्प गुच्छ यानी गुलदस्ता भेंट किया था। और उसके बाद उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से भी बात की थी। तभी अटकलें लगाई जा रही थी कि वो शायद इसलिए उनसे मिलने गए हैं कि जो विपक्ष के नेता का जो पद है जो मुख्यमंत्री दे सकते हैं, दिलवा सकते हैं, वो उनके बेटे आदित्य ठाकरे को दे दिया जाए। हालांकि वो उनकी 29 सीट नहीं है, जो कि 10% का आंकड़ा विपक्ष के नेता बनने के लिए चाहिए, वो नहीं है। पर फिर भी अगर वह उनको वो सीट मिल जाती है, वो पद मिल जाता है, तो उसका कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा होता है। तो ये बातें चल रही थी और काफी अटकलें लगाई जा रही थी कि ये बातें एक्चुअली में क्यों हुई है, क्योंकि विपक्ष की जो नेता का पद इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ और पक रहा था। इसके बाद आगे इसके चलने में अभी जो खबरें आई हैं उसमें ये थी कि जो अ, शरद पवार को जो केक भेंट किया था अजीत पवार ने, उसमें लिखा हुआ था कि एक है तो नेक है, यानी कि जो प्रधानमंत्री का नारा था। और वो किसी ने कहीं ना कहीं तरह से उनको ये संदेश देना चाहते थे कि हम अगर वापस से एक हो जाए तो फिर ये हम दोनों के लिए ही अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर अब ये जो चल रहा है वो यही है कि कांग्रेस को पहले कौन दगा देगा, क्या शरद पवार देंगे या फिर उद्धव ठाकरे देंगे। कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है और वहां के लिए न तो उनके पास कोई रणनीतिकार है और न कोई उनकी रणनीति है। और जो केंद्रीय नेतृत्व तो उतना सक्षम नहीं लगता है कि वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को टैकल कर ले। वो केवल जहां जब जब हाँ घास हरी होती है वहीं पर वो बागबानी करने जाते हैं। उसके अलावा कांग्रेस क्या केंद्रीय नेतृत्व में कोई दम नहीं है। ऐसा आप कहीं भी देख लीजिए, जैसे मध्य प्रदेश देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए या राजस्थान देख लीजिए, जहाँ उनका राजस्थान में थोड़ा उनका नेतृत्व अच्छा था तो वो कुछ किला लड़ा रहे हैं। तो इसके बाद अभी फिर से कुछ दिनों बाद फिर से ये खबरें तेजी से आगे आ रही हैं कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे दल बदल करेंगे, यानी विपक्ष से शायद पक्ष में बीजेपी के पक्ष में आ जाएंगे। इसका एक संकेत तो तब मिला जब सुप्रिया सुले ने गढ़ चिरैया के नक्सली अटैक या नक्सली को टैकल करने के लिए प्रधान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रशंसा की। और दूसरा ये हुआ कि जब पंढरपुर की यात्रा पर, जो सालाना यात्रा पर प्रार्थना या पूजा अर्चना करने पवार फैमिली जाती है, उसमें जब उनकी माँ से पूछा गया कि आपने क्या प्रार्थना की, अजीत पवार की माँ से पूछा गया कि आपने भगवान से क्या प्रार्थना की, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो ये चाहती हूँ कि ये चाचा भतीजा दोनों एक हो जाएं। और ऐसा माना जाता है कि अजीत पवार अपनी माँ की बात को मानते हैं। लेकिन इसके सीधी सीधी बात है, उसके पीछे भी कोई ना कोई राजनीतिक कारण होगा वो बयान दिलवाने का, ताकि शरद पवार भी कुछ और नरम पड़े। और काफी नरम तो पड़ चुके हैं क्योंकि लोकसभा में उनकी अच्छी खासी पिटाई हुई है। तो अब शरद पवार जो हैं, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो कुछ नहीं है, उनके केवल दो ही उद्देश्य बचे हैं। एक तो अपनी पुत्री सुप्रिया सूले को का कैरियर सेट करना, उसे कहीं केंद्र में मंत्री आदि बना देना, या फिर वो लोकसभा में कंटिन्यू करती रहे, इस तरह की कोई स्थिति पैदा कर देना। और दूसरा इंटरेस्ट है कि वो बेसिकली एक व्यापारिक है, इंडस्ट्रीज भी नहीं है, एक
व्यापारी हैं जो उनके काफी उनके उनकी फैमिली के काफी सारे व्यापारिक इंटरेस्ट हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, उनको सुरक्षित रखने के लिए उनको सरकार से अच्छे संबंधों की आवश्यकता है। तो इसके लिए भी वो कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो दूसरी मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें जो एनसीपी के जो मंत्री हैं उनसे उनके अच्छे संबंध हैं और उनको कोई इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी देवेंद्र फडणवीस को शरद पवार ने और उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे और संजय राउत के माध्यम से जो गालियां दी गई थी, उनके में कहीं उनको डर तो रहता है कि फडणवीस कहीं उनका बदला ना ले लें। तो एक ये भी कारण है, ये दो कारण बनते हैं जिसमें कि वो चाहते हैं कि किस तरह से वापस अजीत पवार के साथ में शामिल हो जाए। और मेरे ख्याल से ये होगा कि वो अपना पार्टी का विलय कर देंगे अजीत पवार की पार्टी में। और फिर अजीत पवार की जो एनसीपी होगी वो बेसिकली पार्टी तो शरद पवार की होगी, लेकिन उसको नेतृत्व तो पूरी तरह से उनके हाथ में आ जाएगा। और फिर उनके 11 जो एमपी हो जाएंगे लोकसभा में, और उनको एक या दो मंत्री की मांग कर सकते हैं। और उनके प्रबल दावेदार सुप्रिया सूले और प्रफुल्ल पटेल रहेंगे। प्रफुल्ल पटेल भी इसी जुगाड़ में है कि किसी तरह से इनका एका हो जाए और मैं मंत्री बन जाऊं। इन सब के अलावा एक बहुत बड़ा औद्योगिक घराने के बारे में भी बात की जा रही है, जो भी शरद पवार और अजित अमित शाह नरेंद्र मोदी के बीच में पैचअप करवाने में लगा हुआ है। आपको मैं ना गैस करने या नाम बताने के लिए नहीं कहूंगा, ये बहुत ऑब्वियस है। तो ये सब वो घराना नरेंद्र मोदी के भी काफी नजदीक है और शरद पवार की उनके अच्छी खासी दोस्ती है। तो वो भी एक कोशिश कर रहा है कि दोनों एक हो जाएं, ताकि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों स्मूथली चल सके। तो ये तो स्थिति है शरद पवार की। अब चूंकि उद्धव ठाकरे को ये भान हो गया है कि शरद पवार कभी भी उनको छोड़ के जा सकते हैं, यानी महा विकास अघाड़ी को छोड़ के जा सकते हैं, तो वो अपनी तरह से व्यू रचना कर रहे हैं। व्यू रचना तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं नहीं मानता कि शरद कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन या रणनीतिकार हैं उद्धव ठाकरे, और नहीं उनके पास कोई आदमी है। एक बड़बोला संजय राउत जरूर है, जिसने उलझुल बयान बयान देकर उनके लिए काफी दिक्कतें अब पैदा कर दी है। उस समय जरूर उनको अच्छा लगता होगा कि ये गालियां दे रहा है, फडणवीस को भी गाली दे रहा है, नरेंद्र मोदी अमित शाह सभी को गाली दे रहा है। उनकी जो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, उनकी जो सुई अटकी हुई है वो एक तो आदित्य ठाकरे का कैरियर बनाने में है, और दूसरी आदित्य ठाकरे को बचाने में है। क्योंकि ईशा जो सुशांत सिंह राजपूत और उसकी जो पर्सनल सेक्रेटरी के मर्डर केस हैं, वो कहीं अभी दबे हुए हैं, और उनमें ये क्लियर नहीं हुआ है कि उसमें कौन इन्वॉल्व था। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर सरकार से कोई अच्छे संबंध नहीं बनाए गए, तो फिर आदित्य ठाकरे पर कुछ आंच आ सकती है। ये केवल मेरा अनुमान है, इसमें कितना सच है मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं ये डर उनको सता रहा है। तो दो चीजें हैं, वो एक तो अपने पुत्र को सेटल करना चाहते हैं, और दूसरा ये आने वाली किसी भी दिक्कत से एक कवच, जैसे गणेश जी संकट मोचक होते हैं, उस तरह से वो एक अपना संकट मोचन मोचन का फार्मूला ढूंढ रहे हैं। संजय राउत ने भी अपने पत्र में नरेंद्र फडणवीस और सरकार की काफी प्रशंसा है कि अचानक बदल गए। इसी बीच एक खबर आपने और सुनी होगी कि संजय राउत की मातोश्री में कुछ बीजेपी के कारपोरेटर्स और सदस्य, नॉट बीजेपी, शिवसेना के कारपोरेटर्स और सदस्यों ने ठुकाई कर दी। ये एक्चुअली क्या हुआ, इसका कोई चश्मदीद गवाह तो नहीं है, लेकिन भाऊ तोरसेकर जो एक बहुत पुराने पत्रकार हैं, जो शिवसेना के प्रमुख पत्र के भी संपादक वगैरह रहे बाल ठाकरे के जमाने में, उन्होंने कहीं से ये खबर निकाली कि जब मीटिंग हो रही थी बॉम्बे में, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के किसी भी समय चुनाव ड्यू है, तो उसमें जो शिवसेना शिवसेना का केवल एक प्रबुद्ध क्षेत्र केवल बॉम्बे ही है, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। यहाँ पर न तो नारायण राणे जो पूर्व शिवसैनिक नारायण राणे का है, और ना ही शिंदे का असर है। शिंदे थाने आदि क्षेत्रों में, और नारायण राणे का कोंकण क्षेत्र में। तो है तो जो शिवसेना के लिए जो दुधारू गाय है वो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही है, और उसी से उसके सारे खर्चे वगैरह वगैरह चलते हैं। ये किस तरह से काम होते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, ये तो मैं शायद आपको के गैस पर ही छोड़ देता हूँ। तो वो शिव कारपोरेशन के चुनाव में भी शिवसेना ने अब तक उनका ही राज रहा था उनपे।
पिछले चुनाव में जो हुए थे उसमें बीजेपी से केवल उनकी 2 ही सीट ज्यादा थी, लेकिन बीजेपी ने बड़े भाई का रोल निभाते हुए उनसे कहा था कि आप ही अपना अध्यक्ष बना लीजिए, महापौर बना लीजिए। तो शिवसेना वो चाहती है कि किसी न किसी तरह बीजेपी से समझौता हो जाए और महापौर को, जो मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बीएमडीसी जिसको कहते हैं, बृहन मुंबई कारपोरेशन, वो उनके हाथ में आ जाए और उनका खर्चा पानी चलता रहे। तो एक कारण ये है। तो इसी की जो बैठक हो रही थी इसमें जो लोकल नेता थे, कॉरपोरेटर्स थे, या जिनको नगर सेवक आदि कहा जाता है, अ, शिवसेना का एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था बॉम्बे में जब बाला साहब ठाकरे थे। तो और वो चुने हुए प्रतिनिधियों की नहीं सुनते थे, भले ही वो कॉरपोरेटर हो या विधानसभा या लोकसभा के अध्यक्ष हो। वो जो उनके शाखा प्रमुख होते थे और जो नगर नगर सेवक होते थे उनकी बात सुनते थे। तो ऐसे ही कुछ लोगों ने अपनी बात कहना चाहिए। और वहां पर उन्होंने कहा कि संजय राउत के कारण ही पार्टी की ये हालत हुई है और पार्टी का विभाजन हो गया है। तो फिर इस पर संजय राउत तथाकथित रूप से गुस्सा हो गए। तो फिर उन लोगों ने उनको पकड़ के और घसीटते हुए शायद दूसरे कमरे में ले गए और वो बंद कर दिया ताकि वो फ्रीली अपनी बात उद्धव ठाकरे से कह सके। तो इतना भाऊ तोड़सेकर ने कहा था। और इसके बाद तो फिर लोगों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल इंटेलिजेंस ने मिलकर संजय राउत के कपड़े फटे हुए फोटो वगैरह वगैरह काफी कुछ देने लग गए। लेकिन हाँ, कुछ तो जरूर हुआ होगा, अन्यथा भाऊ तोड़सेकर ऐसी बात नहीं करते और फिर दूसरे लोग भी कुछ वेरिफिकेशन तो करते हैं। तो इन सब घटनाओं के चलते ये लग रहा है कि अब शिवसेना भी वापस से बीजेपी की तरफ आने को है, क्योंकि उनके भी 9 सदस्य हैं लोकसभा में। तो 9 और 12 13 यानी 17 18 की संख्या एनडीए को मिल जाएगी। और इसमें से बीजेपी का तो इंटरेस्ट केवल यही है कि अगर उनको इतने सदस्य मिल जाए तो उनकी जो डिपेंडेंसी है नायडू और नीतीश कुमार पर, वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो बीजेपी का ये इंटरेस्ट है। बीजेपी हालांकि चाहेगी कि शिवसेना या जो शरद पवार गुट है वो उनके साथ मिले, पर ऐसा लगता नहीं है। लोकल काफी कुछ कारण होते हैं। तो फिर भी एनडीए की संख्या जरूर बढ़ के 300 के पार पहुंच जाएगी इसके चलते। और बीजेपी एनडीए थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। और वो ये चाहते हैं कि बिहार के चुनाव आने तक वो उनकी संख्या वो थोड़ा एनडीए और मजबूत हो जाए। तो वो शायद इस तरह से इस एडजस्टमेंट को अलाउ कर दे। हालांकि एग्जैक्ट एग्रीमेंट का क्या अरेंजमेंट होगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन जल्दी ही कुछ ऐसा होगा, केवल समय की बात है। तो कब होगा, और आपके अगर कुछ इस विचार से मेरे से मिलते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मेरा ये चैनल सुन अब तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।